अपनी बाहों में तमाम सुख दुखों को समेटे हुए हमारी ये बैसवारा की उर्वर धरती और अपनी आँखों में वर्दी की मोहब्बत को पालने वाले लाखों नौजवान आप सबके बीच में उसी पुराने अंदाज और उस पुरानी शैली के साथ फ़िज़िक्स पढ़ाने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप इसे ठीक से समझेंगे और ये आज का जो टॉपिक है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख देगा यदि आप एयरफोर्स नेवी जैसी परीक्षाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, राधे राधे, सत श्री अकाल। मैं हूँ दिलीप यादव आपके बीच में फ़िज़िक्स की क्लास को लेकर के। और फिज़िक्स में आप पीछे सीख रहे थे डॉपलर इफ़ेक्ट, और डॉपलर इफ़ेक्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा था जिसमें हम डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट की बात कर रहे थे। डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट की बात कर रहे थे। डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट, एक्चुअली हमने डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड देख लिया था और डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को भी हमने ज़्यादातर क्लियर कर लिया था। लेकिन डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट से रिलेटेड अभी हमने कोई बात नहीं की थी। डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट में दो चीज़ें, पहली चीज़ तो एक सोर्स होगा जो लाइट को क्रिएट करेगा, जो लाइट बनाएगा। कोई बल्ब हो सकता है, हमारा नेचुरल लाइट सोर्स सन हो सकता है, लेकिन इस लाइट को कोई सुनेगा नहीं, इस लाइट को लोग देखेंगे। तो उससे आप पहली चीज़ तो अपनी जो हिंदी की शैली है उसमें आप श्रोता कहना छोड़ दीजिए, उससे आप प्रेक्षक कहेंगे। और प्रेक्षक दोनों ही दशाओं में ठीक है। आप साउंड के डॉपलर इफ़ेक्ट की बात करिए तो भी प्रेक्षक ठीक है, अगर आप लाइट के डॉपलर इफ़ेक्ट की बात करिए तो भी प्रेक्षक ठीक है। इट मीन्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह से आप पीछे देख रहे थे कि साउंड के डॉपलर इफ़ेक्ट में यदि हम साउंड के सोर्स से दूर जाते थे, यहाँ पे साउंड बज रहा हो उससे अगर हम दूर जाते थे तो साउंड धीरे होता चला जाता था, और अगर साउंड के हम पास जाते थे तो साउंड और तेज़ होता चला जाता था। साउंड के तेज़ होने का मतलब था फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, और साउंड के धीरे होने का मतलब था फ्रीक्वेंसी का घट जाना। वैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी। यदि आप किसी लाइट सोर्स से दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, अगर आप किसी लाइट सोर्स के पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों में अंतर है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर वो फंडामेंटल डिफरेंस ना होता तो शायद पूरा डॉपलर इफ़ेक्ट एक ही कॉन्सेप्ट से ख़त्म हो जाता, लेकिन ये डॉपलर इफ़ेक्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से ख़त्म होता है, और वो हम कैसे ख़त्म कराए हैं आपने पीछे देख लिया है। सबसे जो मूल अंतर है इन दोनों में, इन दोनों को जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर कौन चल रहा है, या यूँ कह लो कि कौन कौन चल रहा है, ये मायने रखता था। लेकिन यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि कौन चल रहा है, लाइट सोर्स चल रहा है या ऑब्जर्वर चल रहा है या दोनों चल रहे हैं, कोई उसका सेंस नहीं है। लेकिन साउंड के डॉपलर इफ़ेक्ट में अगर हम साउंड के पास जा रहे हैं तो वास्तव में तो साउंड के नज़दीक जा रहे हैं। साउंड अगर हमारे पास आ रहा है तो भी वो हम नज़दीक ही हो रहे हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर है, हमारा साउंड के पास जाना अलग फिजिक्स है और साउंड का मेरे पास आना अलग फिजिक्स है। लेकिन यहाँ पर किसी लाइट जलती हुई गाड़ी का मेरे पास आना या लाइट जलती हुई गाड़ी के पास मेरा जाना, दोनों एक ही बातें हैं। मतलब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि लाइट के डॉपलर इफ़ेक्ट में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गतिशील है, जबकि साउंड के डॉपलर इफ़ेक्ट में इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कौन गतिशील है। दिस इज़ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड एंड डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ लाइट। लेकिन इससे एक और कंक्लूज़न निकलता है, वो ये है कि जो लाइट का डॉपलर इफ़ेक्ट है वो रिलेटिविटी पर बेस्ड है
और सच मानिए तो वो जो फार्मूला अब अभी हम आपको सिखाएंगे वो भी रिलेटिविटी से ही आया हुआ है, वो रिलेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रिलेटिव स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर दोनों बराबर स्पीड से चल रहे हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी उनको, जो एग्जैक्टली उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर उनकी रिलेटिव मोशन से हमारा लेना देना होगा, उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड आएगी। अब रिलेटिव स्पीड आप जानते हो, अगर एक ही दिशा में चल रहे हो तो v रिलेटिव बराबर वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, मैकेनिक्स में हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे रिलेटिविटी का पूरा गेम है। यानी यहाँ पर जो v लिया जाएगा वो प्रेक्षक की नहीं होगी, वो स्रोत की नहीं होगी, बल्कि वो इन दोनों की आपेक्षिक चाल होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही हो तो आप ठीक से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रही है सर। अगर ना आ रही हो, कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगर ये पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, साउंड में भी अगर पास आ रहे थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रही थी। लेकिन यहाँ पर कौन चल के आ रहा है या दोनों चल के आ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे हमको रिलेटिव रिजल्ट चाहिए। और वहाँ पास तो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम साउंड के पास जा रहे हैं तो अलग बात है, साउंड मेरे पास आ रहा है तो अलग बात है, दोनों लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो अलग बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तीनों केसेस में पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का रेट अलग अलग होगा। समझ रहे हो ना, फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेट से बढ़ेगी, और यहाँ ऐसा नहीं है। तो समझ गए अंतर आप साउंड के डॉपलर इफेक्ट में और लाइट के डॉपलर इफेक्ट में। अब यहाँ पे एक रिलेटिविटी का ही सूत्र निकल के आता है कि यदि प्रेक्षक व प्रकाश स्रोत के बीच दूरी घट रही हो तो इसको आप कहेंगे न्यू डैश इक्वल टू न्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी। न्यू डैश इक्वल टू न्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी, जहाँ पे सी आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। सी इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और v क्या है? रिलेटिव स्पीड है। v क्या है? रिलेटिव स्पीड है। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तभी दूरी घटेगी। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है वो हर है और हर अंश से छोटा है। इसका मतलब ये जितना रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक से बड़ा आएगा, और एक से बड़ा आने का मतलब है कि जो न्यू डैश होगा वो न्यू से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो हमारे पास आ रहा है या दोनों के बीच की दूरी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी जो वर्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। और अगर यही चीज़ें दूर जा रही हों, अच्छा थोड़ा सा और समझ लीजिए, हम सब लोग ये भी जानते हैं कि न्यू बराबर सी लेमडा होता है, सॉरी सी बराबर न्यू लेमडा होता है। अगर यहाँ पे हम लेमडा के बारे में बात करें तो लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट सी से ही ट्रेवल करेगी, सी बाई न्यू। इसका मतलब ये हुआ जिस केस में हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसी केस में ये भी रिजल्ट निकलेगा कि लेमडा घट रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन हम देख रहे हैं, इस कंडीशन में लेमडा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब लेमडा कम हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब लेमडा कम हो रहा है। अब आपको याद करने का आइडिया क्या है? बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत सिंपलेस्ट आइडिया। क्या आइडिया है? आइडिया ये है कि अगर दोनों, लेमडा क्या है? लेमडा वास्तव में डिस्टेंस ही है, तो अगर दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो लेमडा ही तो घटेगा ना।
बस याद हो गया, दूरी घटे तो लेमडा घटा, दूरी बढ़ी तो लेमडा बढ़ा, और अगर लेमडा बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटी है, आप रिलेशन जानते हैं। इसी जगह पे फार्मूला आप अगर इसको उलट दें तो ये भी बन जाएगा कि बीच की दूरी बढ़ रही हो, दे आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, दे आर मेंटेनिंग द गैप। तो अगर ऐसा हो जाए उनके बीच की दूरी बढ़ रही हो तो आप इसी को बना लेंगे न्यू डैश इक्वल टू न्यू ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। ये जो रिजल्ट आने वाला है ये रिजल्ट 1 से छोटा है, तो ये जो न्यू डैश आएगा वो भी 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है, सॉरी न्यू डैश जो आएगा वो न्यू से छोटा ही आएगा। यानी अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि लेमडा बढ़ जाएगा। तो याद करने के लिए हम क्या याद रखें, बस इतना याद रखें कि अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो लेमडा बढ़ेगा, बीच की दूरी घटेगी तो लेमडा घटेगा, और उसी के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी हम तय कर लेंगे। अगर लेमडा बढ़ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी घटा देंगे, अगर लेमडा घट रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसी में चर्चाएं और कर लेते हैं, जरूरी भी हैं। इसका क्या इफेक्ट है, वो इफेक्ट बहुत प्यारा सा इफेक्ट आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। अगर इस सोर्स ऑफ लाइट ने ट्रेवल कर ली है और ये कहीं ऊपर चला गया है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर अगर ये चला गया है, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ चला गया है, तो इसने इसके साथ गैप मेंटेन कर लिया है, गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ गया इसका मतलब जो लेमडा है वो बढ़ गया है। अब जरा आ जाइए अपने लाइट के विबग्योर वाले कॉन्सेप्ट में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, विजुअल लाइट का, कुछ इस तरह से। ये वायलेट है, सबसे कम लेमडा है, और जो रेड है उसका लेमडा सबसे ज़्यादा है। अब अगर ये चीज़ येलो कलर की रही होगी, मान लो एग्जैक्टली वो येलो कलर की है, लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसलिए जब ऑब्जर्वर इसको यहाँ से यहाँ देखेगा तो इसका लेमडा बढ़ चुका होगा। एग्जैक्टली वो येलो कलर का था, लेकिन येलो कलर का अब क्या दिख जाएगा, क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि अब उसका लेमडा बढ़ चुका है। और लेमडा बढ़ चुका है मतलब वो कहाँ शिफ्ट हो चुका है, रेड कलर की ओर। कहाँ शिफ्ट हो चुका है, रेड कलर की ओर। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गैलेक्सियों के लिए इसका मेजरमेंट किया गया है। क्या मेजरमेंट किया गया है, गैलेक्सियों के लिए ये मेजरमेंट किया गया है कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये जो गैप बढ़ता और घटता है, ये जो डिस्टेंस आई है, इसी को अगर हम वेवलेंथ के टर्म में डिनोट करें तो इसे ही हम कहते हैं, जो यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज हुआ है। मान लो वो येलो कलर का था, नहीं रेड हुआ है लेकिन ऑरेंज हो गया है, तो भी तो चेंज हो गया है। तो ये जो लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 है, इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं, या इसे हम डॉपलर शिफ्ट के नाम से जानते हैं, डॉपलर विस्थापन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉपलर विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो द चेंज इन वेवलेंथ, द चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड द डॉपलर शिफ्ट। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल टू डेल्टा लेमडा, दैट इज डॉपलर शिफ्ट। तो ये हमारा डॉपलर शिफ्ट हो गया। अच्छा, डॉपलर शिफ्ट कहाँ गया, एक गैलेक्सी के लिए मापा गया, जब वास्तव में जब मापा गया एक गैलेक्सी के लिए, तो उसमें अभिरक्त विस्थापन पाया गया, मतलब लाल रंग की ओर विस्थापन पाया गया, कुछ हुआ नहीं है। आज हमने एक गैलेक्सी ली, अपने जो हमारा तारामंडल है उसमें हमने एक गैलेक्सी ली, और उस गैलेक्सी का हमने आज लेमडा कैलकुलेट किया, और 5 साल बाद फिर उसी गैलेक्सी का हमने लेमडा कैलकुलेट किया, तो हमको ये लेमडा बढ़ा हुआ मिला।
अगर सेम गैलेक्सी के लिए लेमडा बढ़ा हुआ मिला तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो गैलेक्सी हमसे दूर चला गया है, और जबकि कुछ हुआ नहीं है, हम उसी गैलेक्सी का मेजरमेंट भी कर रहे हैं। इसका मतलब नेचुरली ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। कंटिन्यूअसली आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। हमारा ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक गैलेक्सी के लिए जो लेमडा आज हम कैलकुलेट करते हैं, 5 साल बाद उसी गैलेक्सी का लेमडा बढ़ जाता है, और लेमडा बढ़ने का मतलब दूरी बढ़ गई है। इसे ही कहा जाता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉपलर, या ये पूछा जाता है कि किस नियम से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, तो आप बताएंगे कि डॉपलर विस्थापन से यह सिद्ध होता है, या डॉपलर प्रभाव से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ठीक है ना? डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट प्रूव्स दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो हमारा जो यूनिवर्स है वो बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ये डॉपलर शिफ्ट हो गया, इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं रेड शिफ्ट को, वो हम आपको सिखा देते हैं। हमने आपको मोटा मोटा ये तो बता दिया कि डॉपलर शिफ्ट होता क्या है। देखिए, डॉपलर शिफ्ट का एक प्रकार है रेड शिफ्ट। मतलब डॉपलर शिफ्ट जब लाल रंग की ओर बढ़े अर्थात लेमडा बढ़े तो उसे रेड शिफ्ट कहेंगे। फिर वही बना लेते हैं, एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर जो है एक यहाँ से किसी सोर्स ऑफ लाइट को देख रहा है, और आज अभी उसने देखा है तो ये इसकी वेवलेंथ हमें λ1 मिली है। अभी दोनों इस विराम अवस्था में है, कोई गतिशील नहीं है, बिल्कुल आज हमने कैलकुलेट कर लिया, ये λ1 है। 5 साल बाद फिर हम यहीं आते हैं और इसी सोर्स ऑफ लाइट के लिए λ फिर कैलकुलेट करते हैं, तो वो λ2 हमको मिलता है जो कि λ1 से बड़ा है। अगर ये λ1 से λ2 बड़ा है तो इसका मतलब अब वो यहाँ तो नहीं है, वो इससे दूर चला गया है, तो वो यहाँ चला गया है। ठीक है ना, वो यहाँ चला गया है। ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो गया। इसके लिए हमने λ2 कैलकुलेट किया, तो इन दोनों का जो गैप है दैट मीन्स λ2 माइनस λ1, या इसे हम λ' बोल सकते हैं और इसे ओरिजिनल λ बोल सकते हैं। तो डॉपलर शिफ्ट होगा λ' माइनस λ इक्वल टू डेल्टा λ। और इसी डेल्टा λ को कैलकुलेट करने के लिए भी कभी कभी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया न्यू डैश इक्वल टू न्यू ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी, उस दशा में जिस दशा में ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। लेकिन इस दशा में तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर ये दूर जा रहे हैं तो इसी फार्मूले को हम उलट देते हैं। न्यू डैश इक्वल टू न्यू ऑफ 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी, और न्यू डैश बाई न्यू हो सकता है ये, और ये हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर रूट 1 बाई 2 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई 2, और इसको लिख सकते हैं सी बाई लेमडा डैश, इसको लिख सकते हैं सी बाई लेमडा 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर रूट 1 बाई 2 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई 2। यहाँ से ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बाई लेमडा डैश, ये कितना आने वाला है 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर रूट 1 बाई 2 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर रूट माइनस 1 बाई 2, यही आने वाला है। अब थोड़ा सा समझिएगा इसको, सेम यही चीज़ आने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। अब आप देखिए लेमडा जो था हमारा छोटा था और लेमडा डैश जो था वो बड़ा था। ठीक है, इतने टर्म नॉर्मली चूँकि कायदे से देखा जाए तो जो ये v है ये v बहुत छोटा है c से। तो अगर इस टर्म में हम बाइनोमियल थ्योरम लगा करके केवल एक टर्म तक ही बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करें तो उसे गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि इस टर्म का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नहीं इस कंसेप्ट में। तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस वी बाई 2c डॉट डॉट, और इसमें भी 1 माइनस वी बाई 2c डॉट डॉट,
So it will be lambda by lambda dash equal to 1 minus v by 2c square, or once again by using the binomial expression, lambda by lambda dash equal to 1 minus 2v by 2c, ये कैंसिल, lambda by lambda dash equal to 1 minus v by c, अगर हम v by c इधर ले आए इसको लिखें 1 minus lambda by lambda dash, ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको यहाँ से चेंज कर लीजिए, लेमडा बाई लेमडा डैश बाई लेमडा अगर हम बना लें तो ये पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी और ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा डैश बाई लेमडा तो आ जाएगा 1 प्लस वी बाई 2c डॉट डॉट, इसमें भी आ जाएगा 1 प्लस वी बाई 2c डॉट डॉट। तो ये यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा लेमडा डैश बाई लेमडा इक्वल टू 1 प्लस वी बाई 2c का स्क्वायर डॉट डॉट, और वंस अगेन बाई यूजिंग द बाइनोमियल कॉन्सेप्ट, लेमडा डैश बाई लेमडा इक्वल टू 1 प्लस 2v बाई 2c, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा लेमडा डैश बाई लेमडा माइनस 1 इक्वल टू v बाई c, लेमडा डैश माइनस लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू v बाई c, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू v बाई c इंटू लेमडा। अब बेटा ज़रा इसको देखो, लेमडा डैश माइनस लेमडा, हमने आपसे बताया था कि ये जो लेमडा डैश माइनस लेमडा है यही क्या है, डॉपलर शिफ्ट है। तो हमको डेल्टा लेमडा इक्वल टू याद रखना है v अपॉन सी इंटू लेमडा। आपको इतना बड़ा डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने आपको सिर्फ समझने के लिए कराया हुआ है। बाकी आप डेल्टा लेमडा इक्वल टू v अपॉन सी इंटू लेमडा से ही पूरा काम करिए। डॉपलर इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।